ऐसे बैठना ठीक है ना? ये कोई बात। हेलो डीडी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, ये बात हम सभी को पता है कि जो बच्चे होते हैं वो कच्ची मिट्टी के घड़े की भांति होते हैं। उन पर हम जो भी आकृति बनाते हैं वो वैसे ही बन जाती है। अब बच्चों के विकास में हम जो परिवारजन हैं उनका और साथ ही साथ जो समाज है उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, जिससे जो उनका भविष्य है बच्चों का वो बहुत ही अच्छा बन सके। आज हम सभी मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है श्री महेश सक्सेना जी को, जो कि वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं, साथ ही साथ पूर्व अध्यक्ष बाल कल्याण समिति किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत। आपका कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्वास्थ्य से संबंधित कई परेशानियां जाती रहती हैं। ऐसे में जो परिवार वाले हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं, लेकिन अगर हम जागरूक हैं, हमें सही जानकारी है, तो ऐसे में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो सुचारू एक जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो सब हो जाएगा। जी हाँ, आज हम बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित भी बात करेंगे। बच्चों में स्वास्थ्य से संबंधित क्या कुछ समस्याएं जाती हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इस विषय पे विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है डॉक्टर मधु जैन जी को, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, इंदिरा गांधी महिला एवं बाल चिकित्सालय भोपाल में। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन है, तो आज के विषयों से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, सवाल है, उसे आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो बाल जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस हम मना रहे हैं, इस विषय से संबंधित या फिर बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित आप अपने प्रश्नों को तैयार रखिएगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं श्री महेश सक्सेना जी के पास और हम जानते हैं आपसे कि आखिर बच्चों को भी कोई अधिकार प्राप्त है क्या? क्या है ये अधिकार? अधिकार बच्चों को भी प्राप्त हैं और क्योंकि बच्चे हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों हैं जी, इसलिए उनके अधिकार तो होना और भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बच्चों को सबसे पहला अधिकार तो एक उनको राइट टू लिव, जीने का अधिकार उनको, वो सबसे बड़ा अधिकार है। जी, फिर परवरिश का है, शिक्षा ग्रहण करने का है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो ये है, और उनको पार्टिसिपेशन का भी अधिकार है, सहभागिता का भी, जी, भागीदारी करने का भी अधिकार है। ऐसे बहुत सारे बच्चों को अधिकार हैं जो बाकायदा यानी श्रृंखलाबद्ध हैं और वो शासन से भी मान्य है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि अभी जो मौसम है काफ़ी बदल रहा है। ऐसे में जो बच्चों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं वो ना हो, इसके लिए पेरेंट्स काफ़ी सतर्क रहते हैं। लेकिन आम तौर पर अगर हम बात करें बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित क्या कुछ समस्याएं जाती हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर मधु जैन जी से। जी, बदलते मौसम के कारण बच्चों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे कि अब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड चालू हो गई है, तो बच्चों को कफ, कोल्ड, फीवर, यदि ये बढ़ जाए तो निमोनियाज में कन्वर्ट हो जाता है, सांस चलने लगती है, डायरिया बहुत कॉमन है। जी, जी, तो बदलते बहुत मौसम के अनुसार हाँ, अपने को इनसे प्रिकॉशन लेंगे तो जी, अपन इनसे तो बचाव कर सकते हैं। बचा जा सकता है। इसी के साथ ही हमारे साथ सागर से विपिन जी जुड़ गए हैं कॉलर। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न है डॉक्टर मधु से आपका? जी मैम नमस्कार। जी नमस्ते। मैम हमारे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये था कि सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है, तो बच्चे ज़्यादातर निमोनिया होता है और डॉक्टर बोलते हैं कि बड़ा निमोनिया हो गया, तो ये बड़ा निमोनिया क्या होता है और इससे कैसे बचाव कर सकते हैं।
और दूसरा सवाल में ये था कि जो नवजात बच्चे हैं स्तनपान करते हैं, तो अगर माता की तबीयत खराब है या फिर माँ को अगर कोई सर्दी जुकाम या बुखार है तो बच्चों को भी हो सकता है क्या? जी, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। जैसे जी। कि पहला क्वेश्चन आपने बोला कि निमोनिया, बड़ा निमोनिया क्या होता है। जब भी बच्चों को सर्दी खांसी बुखार होता है और उसमें अपन ने लापरवाही बरती और बच्चों को वो इन्फेक्शन पूरा लंग्स में चला गया, उनकी पसलियाँ चलने लगी, उनको हाई ग्रेड फीवर आया, उनको उल्टियाँ होने लगी, वो खाना नहीं खा रहे हैं, माँ का दूध नहीं पी रहे हैं, तो ये एक लेमैन की भाषा में बोले तो अपन ये निमोनिया में कैटेगराइज करते हैं। उसके लिए अपन जब जांचें कराते हैं, एक्सरे वगैरह होते हैं, तो निमोनिया के डायग्नोसिस बनती है। जी। और इससे बचने के लिए बच्चे को जैसे ही सर्दी खांसी बुखार हो तुरंत अपन डॉक्टर के पास जाएं, थोड़ा प्रिकॉशन घर में लें, दूसरे बड़े लोग जो सर्दी खांसी वाले हैं उनसे बच्चों को दूर रखें, बच्चे के खान पीन का ध्यान रखें, नॉर्मल डाइट जो अपन खाते हैं वही खिलाएं। थोड़ा सा बड़े यदि बच्चे हैं तो फ्रिज का खाना या फ्रिज का पानी या ठंड से बचाना, ये सब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। जी। और दूसरा प्रश्न आपका ये था कि यदि मदर को सर्दी खांसी बुखार है और बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो हम बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड से कभी भी ना रोकें, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते रहें। थोड़ा सा माँ मास्क लगा ले, थोड़ा प्रिकॉशंस और दूसरा ले, खांसे तो थोड़ा साइड में मुंह करके खांसे, इस तरह से अपन बच्चे को बचा सकते हैं। जी। फिर भी यदि बच्चे को सर्दी खांसी होती है तो अपन उसको डॉक्टर के पास दिखाएं, सारे वैक्सीनेशंस बच्चे को पूरे लगाएं। जी, बिल्कुल। तो अगर माता की तबीयत ख़राब है और वो ब्रेस्ट फीड करवाती है, तो ऐसे में वैसा है कि सबसे ज़्यादा महत्व इसी को दिया जाता है, माँ के दूध को, तो आपको वो तो करवाना ही है, लेकिन साथ ही साथ जो प्रिकॉशंस डॉक्टर मधु ने बताए हैं हम उन्हें ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर बच्चों की हम बात करें और विश्व पटल पे इनकी भूमिका की बात करें, क्योंकि जो बच्चों के बारे में बात की जाती है तो आम तौर पर इन जनरल उनके अधिकारों की इतनी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं लोग, अपने बड़े लोग तो अपने अधिकारों के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन बच्चों को जागरूक नहीं किया जाता है कि उन्हें भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम बच्चों को बताते नहीं हैं और बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि आखिर उनके अधिकार क्या हैं। बच्चों से बातचीत में कर्तव्य की बहुत बात करते हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए, ये करना चाहिए जी। लेकिन बच्चे के भी कौन कौन से अधिकार हैं अगर हम उनको बताते रहेंगे ना तो बच्चे उससे जागरूक हो जाते हैं और फिर बच्चे भी अपने अधिकार को समझ करके उसका अब जी। बच्चों का अधिकार है कि वो उचित शिक्षा प्राप्त करें, जी। लेकिन पनिशमेंट उनको नहीं मिलना चाहिए, है ना। कॉर्पोरल पनिशमेंट इसीलिए मनाही की गई है। तो ये बच्चे का अधिकार है कि शिक्षा ढंग से प्राप्त करे, वो जी। उसको किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर मधु, जैसा मौसम में बदलाव हो रहा है इसके बारे में हमने आपसे जान लिया कि क्या आमतौर पर समस्याएं जाती हैं, लेकिन हम इन जनरल अगर हम बात करें छोटे बच्चों में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आमतौर पर देखी जाती हैं? छोटे बच्चे यदि अपन उनके पैदाइश से शुरू करते हैं तो बच्चा ड्यूरिंग लेबर यदि मतलब बच्चा जब गर्भ में है माँ के, तभी से समस्याएं शुरू हो सकती हैं। जी। यदि बच्चे के गले में नाल अटक जाती है तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जब वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से यदि वो बच्चा पैदा होता है तो सांस की नली में रुकावट हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है बच्चे को, उसके लंग्स में पानी भर सकता है। फिर यदि बच्चे में शुगर की कमी हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया के कारण बच्चे को झटके आ सकते हैं या कुछ कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, जैसे बच्चे के हाथ पैर या किसी अंग का अगर कोई डिफेक्ट होना या फिर नहीं पाया जाना। इसके साथ ही हमारे साथ वीरेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं छतरपुर से, उनका सवाल आपके लिए है डॉक्टर मधु। आइए स्वागत करते हैं वीरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बताइए क्या प्रश्न है? अपने टीवी का वॉल्यूम आप कृपया कम कर लें, उसके बाद अपना सवाल पूछें। हाँ, ये कि बच्चा हमारा 5 साल का है जी, हमारा बच्चा 5 साल का, उसको बार बार खांसी हो जाती है और डायरिया की शिकायत हो जाती है जी। डॉक्टर मधु, आपका कोई सवाल इनसे? अच्छा, आपने 5 साल के बच्चे को पूरे वैक्सीनेशन करवाए? हाँ, इलाज भी करवाया उसका। नहीं, पूरे टीकाकरण पूरा करवाया है?
ये टीकाकरण पूरा करवाया हर चीज। अच्छा अच्छा। क्या होता है, छोटे बच्चों की थोड़ी इम्यूनिटी हाँ। वीक होती है, इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है ना वो थोड़ी कम रहती है। तो बच्चे यदि बाहर का खाएंगे तो उनको घड़ी घड़ी डायरिया होगा, और यदि बाहर जाते हैं बच्चे, दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं जिनको सर्दी खांसी है, स्कूल जाते हैं, कहीं भी ग्रुप में बच्चे इकट्ठे होते हैं, यदि वो प्रिकॉशन नहीं लेंगे, मुंह पे कपड़ा रुमाल नहीं रखेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, तो एक दूसरे से ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कुछ समस्या है वो तो ठीक है, लेकिन उसका कारण जानने के लिए हमें आसपास भी देखना होता है कि बच्चे जिन दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद रहे हैं, कहीं उन्हें तो सर्दी खांसी नहीं है। साथ में इसमें पानी का भी कुछ रोल रहता है कि वो कहाँ का पानी पी रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं बच्चे। हाँ बिल्कुल। पानी अपन यदि नल का पानी पी रहे हैं तो उसे बॉईल करें ठंडा करके, और वो ही बच्चों को दें। बच्चे के नेल्स कट करना ज़रूरी है वीकली। बच्चे, मदर्स जो हैं, यदि छोटे बच्चे हैं तो मदर्स नेल कट करें, उन्हें उसके हर बार जब भी खाना खाते हैं उसके पहले हैंड वॉश करना सिखाएं। बाद में यदि बाथरूम से आते हैं तो हाथ धोएं, बाहर से कहीं से आते हैं तो हाथ धोएं। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप इनसे बचे रहेंगे। जी महेश सक्सेना जी, हम सभी जानते हैं कि आप बाल साहित्यकार हैं, आपने बहुत सारी रचनाएं की हैं, किताबें लिखी हैं, 24 किताबें आपकी प्रकाशित भी हो चुकी हैं। ऐसे में हम सभी इस मौके को नहीं गंवाना चाहते हैं और आपकी कुछ रचनाएं हम सुनना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को आप कोई बच्चों से संबंधित रचना ज़रूर सुनाएं। हाँ बिल्कुल सुनाता हूँ, ज़रूर सुनाऊंगा मैं। जी जी। देखिए, बच्चों को परिवारों में दादी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना। और दादी की जो संदूक पेटी होती है ना, उसको ही बच्चे बहुत उससे देखते रहते हैं, क्या खजाना निकलेगा। हाँ, कि इसमें क्या दादी ने, और दादी भी छिपा करके उसको रखती है बिल्कुल, यानी। तो दादी का संदूक एक ये कविता है। लोहे का संदूक पुराना, जब जब देखे दादी, चाहे हम संदूक देखना, समझो डांट पिलाती। दादी डांटती है फिर। जी। चुपके से कर बंद केवाड़ी, चुपके से कर बंद केवाड़ी, खोले दादी ताला, गिनती नोट और हर सिक्का, जो जो उसमें डाला। जी। साड़ी जेवर देख पुराना, यादों में खो जाती, हम दरवाज़ा खोल देखते, हंस के पास बुलाती। फिर क्या करती दादी? जी। खूब प्रेम से बातें करती, खूब प्रेम से बातें करती, देती चीज़ पुरानी, तब हमको अचरज लगती है, रखी सभी निशानी। दादी ने जो क्या बात है, बहुत खूब। तो बिल्कुल। ये कहानी जो है, जो रचनाएं होती हैं डॉक्टर मधु, बच्चों के विकास पर इनका क्या असर पड़ता है? क्योंकि बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं सीख भी छुपी रहती है, रीडिंग हैबिट उन्हें डालने का पेरेंट्स सोचते हैं, इसका भी कुछ महत्व रहता है उनके ब्रेन के डेवलपमेंट में। हाँ बिल्कुल। जो भी, जैसे अमर चित्र कथाएं, एक मैगज़ीन मुझे याद आती है अपने बचपन की, उनकी सारी जो स्टोरीज़ होती थी वो एक मॉरल देती थी। तो वो मॉरल जो था वो हमारे लिए एक नींव प्लेंथ होती थी जी। कि मतलब हमको भी ऐसा ही बनना है। तो आजकल तो बच्चों के लिए स्टोरीज, इस तरह की बुक्स और ये अवेलेबिलिटीज़ मतलब थोड़ी सी मोबाइल ने रेस्ट्रिक्ट कर दी है। है बहुत ज़्यादा, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं लोग, पहुंच नहीं पा रही हैं, या बच्चे उससे थोड़े डाइवर्टेड हैं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा मोबाइल पर हैं। जी बिल्कुल। महेश सक्सेना जी, बच्चों की बात चल रही है, डाइवर्टेड हो जाते हैं वो, ऐसा है कि उन पे बहुत सारा वर्कलोड है। पहले के ज़माने में हम देखते थे तो जो बड़े लोग होते थे वही कहते थे कि बहुत टेंशन है लाइफ में, समझ में नहीं आता कि क्या करें। लेकिन आजकल बच्चों को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, वो भी काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं। क्या कुछ कारण आपको लगते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं उन्हें भी स्ट्रेस है किसी न किसी बात का? बच्चों को स्ट्रेस तो है, ये बात सही है, क्योंकि आज पाठ्यक्रम का बोझ है बच्चों के ऊपर, एक तो दूसरा ट्यूशन का भी बहुत बड़ा बोझ है, और तीसरा जो है सबसे बड़ा बोझ कि हम लोग जब पढ़ते थे तब हर महीने कोई टेस्ट नहीं होते थे। जी। आजकल हर महीने एक तो टेस्ट होते हैं, है ना। उसमें फिर परसेंटेज, पॉइंट टू पॉइंट बच्चा आज इतना वरीड रहता है कि कैसे उसके नंबर, जरा आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए।
जी तो इन टेंशन में बच्चे आजकल बहुत रहते हैं और उनको महसूस होता है। जी। लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ये कि वो अपने एक प्रोजेक्ट बनाने का बर्डन रहता है बच्चों को। जी, बहुत ज़्यादा बिजी है लाइफ में, बहुत वैसा है कि इतनी कोई busy। फ्री नहीं है, बच्चे सबसे ज़्यादा बिजी हैं। इसी के साथ आकांक्षा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बताइए डॉक्टर मधु से क्या सवाल है आपका? मैडम आपको नमस्ते और डॉक्टर मैडम को भी नमस्ते। जी नमस्ते। मैडम हमें ये पूछना है कि सर हमें मैडम हमारी फैमिली में बच्चा है 15-16 साल का, यानी लड़की है 15-16 साल की, और उसकी वैसे तो खान पान की हैबिट अच्छी है मैडम, लेकिन उसको बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है, उसके आंतों की मूवमेंट अच्छी नहीं है, वो फाइबर वगैरह सब अच्छे से खाती पीती है, पानी वगैरह भी उसका अच्छा रखते हैं, अच्छा खान पान है, तब भी उसका मोशन आगे नहीं बढ़ता और बहुत हार्ड हो जाता है। डॉक्टर वगैरह को भी दिखाए हैं मैडम, वो बच्ची हर जब का हेल्थी है से उसका मोशन क्लियर होता है, मूवमेंट अच्छी नहीं है आंतों की, डॉक्टर ये बोलते हैं। फाइबर और पानी वगैरह सब अच्छे से लेती है, डॉक्टर ने उसको पहले लैक्टिन फाइबर नाम की वो जो हर्ष का आता है नाम पाउडर वो दिया था, उससे उसका पेट तो डॉक्टर हो जाकर बताया, तो डॉक्टर ने नियोसाइड एमटीएस नाम की दवाई उसको जी। दी थी, तो उससे उसकी प्रॉब्लम और हो गई है, तब से उसकी मोशन और हार्ड हो गई और मूवमेंट आगे नहीं होता है आगे। जी देखिए, आप पहले ही बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, पर मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ। बच्चा अभी आपका बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। अभी अपन इसकी हैबिट्स, यदि डाइटरी हैबिट्स को कंट्रोल करते हैं, जो खाना खाती है उसमें पानी बहुत पिए, खाने में फाइबर ले, सैलड वगैरह खाए, गीली सब्जियां खाए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाए, फ्रूट्स खाए, थोड़ा सा वॉकिंग करे, थोड़ा सा मतलब ऐसे सीडेंटरी लाइफस्टाइल ना रखे, एक जगह बैठे रहने वाला काम ना करे। ये सब यदि करेगी वो रूटीन में, तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा होगा। छोटा बच्चा अभी बहुत छोटा है, ऐसे 15 साल में यदि इस तरह का कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आगे जाके ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। यदि फिर भी आपने इतने सारे ट्रीटमेंट ले लिए हैं जो आप बता रहे हो, यदि ऐसा सब कुछ ले लिया, तो फिर आप उसको एक बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, ताकि उसमें यदि कुछ आंतों के फाइबर में कुछ गड़बड़ी मुझे समझ में आ रही है, जैसा आप बता रहे हैं, क्रोन्स डिजीज़ करके एक बीमारी होती है, यदि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपन उसको मिस कर रहे हैं, है ना। तो एक बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, जो पेट के लिवर के डॉक्टर होते हैं ना, उनको एक बार ज़रूर से दिखाएं आप। जी, इसके साथ ही महेश सक्सेना जी, हम देखते हैं आमतौर पर स्कूल की जो बसेस जाती हैं, ऑटो जाते हैं, तो ऐसे में निर्धारित रहता है कि इतनी सीट है, इस पे इतने ही बच्चे बैठेंगे, लेकिन हम देखने को मिलता है कि भीड़ उसमें भरी रहती है बच्चों की। ऐसे में बच्चे तो अनकंफर्टेबल रहते ही हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं खतरा होता है कि कहीं कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं हो जाए। तो ऐसे में क्या कुछ कानून है, या फिर पेरेंट्स को क्या अवेयरनेस रखनी चाहिए इसको लेकर? कानून भी है, आरटीओ की तरफ से भी कानून है कि वो ऑटो में कितनी सवारी ले जा सकते हैं। शाला की बस के लिए भी नियम है कि एक टीचर उनके साथ में जाएगी या नहीं, ये सब हैं, नियम है सब जी। और जब इन नियमों का पालन नहीं होता ना, तो जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। आप अगर इजाज़त दें तो इसी पर ही मेरी एक कविता है, मैं आपको जी बिल्कुल बिल्कुल, लगे हम हाथों सुनना तो- चाहेंगे आपसे। हाँ, तो अब देखिए, ऑटो वाले अंकल, एक बच्चे की भावना है कि जो आपने प्रश्न करा उससे रिलेटेड बिल्कुल है ये। बड़े लालची सचमुच अपने ऑटो वाले अंकल जी, ठूस ठूस कर भरते बच्चे ऑटो वाले अंकल जी, जी बस्ते बाटल बच्चे लटके। ये हम अमूमन दृश्य देखते हैं, है ना, ऑटो में बस्ते बाटल बच्चे लटके, ऑटो दौड़ा जाता है, एक दूसरे पर गिर पड़ते, ब्रेक जब जब लग जाता है। जी प्राण सदा लटके रहते हैं, रोज हमारे ऑटो से, बोले किससे कौन सुने, कौन छुड़ाए ऑटो से। अब वो पापा जी के बारे में क्या कहता है बच्चा। जी पापा जी को रोज बताते,
पापा सुन लो गौर करो, ऑटो वाले को समझाओ या प्रबंध कुछ और करो। है ना, तो ये इस तरह से जो ठूस करके बच्चों को ले जाते हैं, ये जी। बच्चों के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। जी, इसी के साथ हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं भोपाल से। डॉक्टर प्रदीप साहू, महेश सक्सेना जी से इनका सवाल है। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है? हाँ ईशा, मेरा प्रश्न जो है पहले महेश जी से। हाँ। जी। महेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ। आज सोशल मीडिया का दौर है। हाँ। बच्चों में सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा बच्चों में देखने को मिलता है। और इस समय में आप बाल साहित्य की बात कर रहे हैं, मैं नेगेटिव अप्रोच को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। तो ऐसे में बाल साहित्य की प्रासंगिकता कितनी रह जाती है? बच्चों को पढ़ने लिखने का शौक ही नहीं है। हाँ। ठीक है, आपने कुछ सोचा होगा, आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं इस दौर में? नहीं। एक तो प्रश्न मेरा ये है। हाँ। दूसरा प्रश्न है ईशा मेरा डॉक्टर मधु जैन से है। जी। मतलब किस उम्र से किस उम्र के बच्चों को आप बाल बच्चों में मानती है? क्या ग्रुप है वो, किस उम्र से? और अलग अलग जो ग्रुप होता है, जैसे पहले साल से 5वें साल अलग प्रॉब्लम होती है, 5 से 10 अलग होती है, 10 से 15 अलग होती है, तो वो उसकी सेंसिटिविटी जो बॉडी की होती है अलग अलग होती है। तो आप थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करिए इसको, है ना? जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। सबसे हाँ। पहले महेश सक्सेना जी मैं आपके बता- पास आना चाहेंगे। देखिए, बाल साहित्य की प्रासंगिकता का जहाँ तक सवाल है ना, वो जब से शायद दादी नानी बनी है तब से ही बाल साहित्य की, और हमने देखा है कितनी पंचतंत्र की और ईशोपदेश की कहानियाँ बच्चे पढ़ते रहे हैं। बाल साहित्य की उपयोगिता और प्रासंगिकता तब थी और जी। आज भी है। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया अब दूसरे ऑप्शंस हैं बच्चों के हाँ, पास। अब दूसरे ऑप्शंस आ गए हैं। उसकी वजह से क्या है कि बच्चों का रीडिंग हैबिट कम हो गई है। और अगर उनको कोई निबंध भी लिखना है, कुछ भी करना है, तो वो सीधा उससे जा करके वहाँ से जी, ग्रहण कॉपी कर करते हैं। परोसा हुआ माल लेकर के लिख देते हैं। कोई भी काम हो सीधा मोबाइल उनके हाथ में रहता है, मोबाइल में उनके सब चीज़ रहती है। ये सब चीज़ ठीक है, खैर लोग बच्चे आज मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, जी। लेकिन साहित्य की प्रासंगिकता का जहाँ तक सवाल है, इसको बच्चे थोड़ी बताएंगे कि आज बाल साहित्य हमारे लिए प्रासंगिक है। ये हमारी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, आज जिन परिवारों में अगर दादा दादी रहते हैं तो वो उनको रात को एक कहानी भी, अगर एक कहानी सुनाने में 3 मिनट लगते हैं मुश्किल से, 5 मिनट, छोटी सी एक कहानी, छोटी सी एक छोटी कविता सुना कहानियाँ दें, होती हैं। छोटी सी एक लोरी जी। सुना दें, कोई महापुरुषों का बचपन बता दें, किसी महापुरुष का बचपन ही बता देंगे, राजेंद्र बाबू का बचपन कैसा था, सुभाष बाबू का बचपन कैसा था, तो उससे बच्चे मोटिवेट होंगे। और एक मैगजीन, अगर हम जैसे अपने घर का सारा सामान लाते हैं, अगर 1-2 मैगजीन भी बच्चों के लिए अगर हम ला के घर पर रखेंगे, तो वो जो बच्चों के हाथ में एक मोबाइल रहता है ना, खिलौना, उससे बच्चों का माइंड जरूर डाइवर्ट होगा। और अगर बच्चे ने अगर एक आध दो कहानी भी पढ़ ली, तो फिर वो आगे भी कहानियाँ पढ़ेगा, कि रुचि उसमें जागृत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी भी हाँ, बनती है कि हम जिम्मेदारी। किताबें लेकर आए, हम हाँ। मोबाइल के थ्रू उन्हें कहानियां ना सुनाए या पढ़ने को बोले, हाँ। हम लेकर आए, हम पहल करेंगे तो जी, कहीं ना कहीं जी। हम ये शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं और दे आदत डाल सकते हैं। साथ ही साथ एज ग्रुप से रिलेटेड इनका सवाल आपके लिए भी था डॉक्टर मधु। पीडियाट्रिक एज ग्रुप अपन 0 to 18 ईयर्स तक बोल सकते हैं। 0 मतलब बर्थ से लेकर के 28 डेज तक नियोनेटल पीरियड होता है। 1 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक इन्फेंटाइल पीरियड रहता है। 1 ईयर to 5 ईयर जो पीरियड रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड माना जाता है जी। उसी पीरियड में मैक्सिमम वैक्सीनेशन, सारी बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। 5 ईयर to 10 ईयर जो है वो प्री प्यूबर्टल, 5 ईयर to 12 ईयर तक प्री प्यूबर्टल एज ग्रुप में आता है और फिर उसके ऊपर प्यूबर्टल एज ग्रुप में आता है। जी, तो ऐसे में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एज ग्रुप वाइज क्लासिफाइड हैं कि बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं? हाँ बिल्कुल, जो 1 to 5 ईयर वाला एज ग्रुप है उसमें मैक्सिमम बीमारियां देखी जाती हैं, इसीलिए मैक्सिमम वैक्सीनेशन जो होता है वो 0 to 5 ईयर में मैक्सिमम वैक्सीनेशन किया जाता है। और सारी जो बाहर के एटमॉस्फेयर से एक्सपोजर जो बच्चे का होता है वो भी 1 ईयर के बाद मैक्सिमम होता है। सारे जो वायरस बैक्टीरिया उनसे जो दोस्ती होना है वो सब
उस एज ग्रुप में ज़्यादा होती है। तो ऐसे में हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा वो छोटे बच्चों का। महेश सक्सेना जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे दर्शकों को भी हमने बताया है कि आज है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। अब ऐसे में हम इसको मना रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या कुछ होना चाहिए बच्चों के हित में, क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस तो हम मना ही रहे हैं आज, और हर साल एक बाल दिवस ही मनाया जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, इनको संवारने की जिम्मेदारी परिवार की और शाला की, सभी बहुत सारे लोगों को की जिम्मेदारी के निर्वहन के बाद में एक बच्चे का व्यक्तित्व और कृतित्व उसका तैयार होता है। लेकिन आज बच्चों को हम कभी कभी देखते हैं कि ढंग से उनको पढ़ने की सुविधा नहीं मिल रही है, या माता पिता का व्यवहार ठीक नहीं मिल रहा है। जैसे अभी डॉक्टर साहब भी कह रही थी 0 से 18 साल तक के बच्चे, तो मैंने जब उसका चेयरमैन रहा तो मैंने देखा कि बच्चे घरों से भाग जाते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं, ट्रेन में बैठे और चले गए कहीं भी। तो ये जो एक बच्चों के मन में जो डर है, या घर में प्रताड़ना है, या कम आए तो बच्चों को हमने उसमें लगा दिया, मजदूरी में लगा दिया। तो इस तरह से बच्चों का जो शोषण करा जाता है ना, ये इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों का पूरा फोकस जो है वो अपने पढ़ाई लिखाई पर होना चाहिए, और उसके लिए माता पिता को भी बहुत जिम्मेदारी से बच्चों का ये पेरेंटिंग जो है ना, बच्चों का लालन पालन करने कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है ये। इसको बहुत बड़ी अपनी जिम्मेदारी समझ करके बच्चों की करना चाहिए, तभी वो। बिल्कुल। डॉक्टर मधु, जैसा कि कार्यक्रम के दौरान भी एक हमारे कॉलर का सवाल था, ऐसे में आपने पूछा था कि उनका वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं बच्चे का, और भी हमने जब बातचीत की आपसे उसमें टीकाकरण काफ़ी बार निकला। तो टीकाकरण के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन से टीकाकरण है, कब करवाए जाते हैं, और ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो टीकाकरण ही है। WHO के गाइडलाइन के अनुसार सारे सरकारी संस्थानों में टीकाकरण किया जाता है। बर्थ पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे कंधे पर BCG का टीका लगाया जाता है, जो टीबी के गंभीर परिणामों को रोकता है। उसके बाद ओरल पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है बर्थ पे, जो पोलियो से प्रिवेंशन देती है जी। हेपेटाइटिस B दिया जाता है। ये बर्थ पर तीनों वैक्सीन दिए जाते हैं। फिर 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पर पेंटावेलेंट वैक्सीन दिया जाता है, जिसमें 5 बीमारियों से रक्षा करने के लिए वैक्सीन होते हैं। उसके साथ साथ इंजेक्टेबल पोलियो दिया जाता है। ये मैं सरकारी संस्थानों की बात कर रही हूँ। प्राइवेट में वैक्सीन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, पर अब जो सरकारी संस्थान है उनमें सारे वैक्सीनेशन पूरे ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट कवर्ड ही हैं। ये जो पेंटावैक बता रही हूँ 5 बीमारियों से बचने वाला जी, इसके स्थान पर प्राइवेट में हेक्सावेंट दिया जाता है, हेक्सावेलेंट वैक्सीन दिया जाता है। फिर 9 मंथ में मीजल्स जो खसरा जिसे कहा जाता है और विटामिन ए दिया जाता है। 1.5 ईयर में मीजल्स का बूस्टर डोज, DPT का बूस्टर डोज और IPV इंजेक्टेबल दिया जाता है। उसके बाद 4.5 ईयर टू 5 ईयर के बीच में DPT के मीजल्स के बूस्टर्स दिए जाते हैं जी। 10 साल की उम्र में, 10 से 12 साल की उम्र में टेटनस DPT का जो टैब वैक्सीन दिया जाता है आजकल वो दिया जाने लगा है। जी हाँ। और उसके बाद फिर ईयरली यदि ज़रूरत लगती है, बच्चे को कहीं चोट वोट लगती है तो टेटनस टॉक्साइड अपन। जी, तो दर्शकों आपने सुन लिया है टीकाकरण कब करवाना चाहिए। ये लिस्ट हो सकता है आपके लिए काफ़ी लंबी हो जाए, इसके लिए जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, तो हॉस्पिटल के थ्रू, डॉक्टर के थ्रू आपको ये लिस्ट मिल जाती है, कार्ड बना दिया जाता है बच्चे का। जब मदर प्रेग्नेंट होती है तभी से एक जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड बनता है जी। उसमें वैक्सीनेशन का पूरा शेड्यूल लिखा रहता है, नेक्स्ट डेट लिख के देते हैं ताकि आप भूलें ना उसको और समय पे आके टीकाकरण करवाएं। जी बिल्कुल, तो समय पे टीकाकरण ज़रूर करवाएं, क्योंकि आगे का जो भविष्य है, बच्चे का स्वास्थ्य है, काफ़ी कुछ निर्भर करता है इस पर। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टीकाकरण। महेश सक्सेना जी, बच्चों की बात करें और पेरेंट्स की अगर बात करें, तो ऐसे में जो पेरेंट्स होते हैं उनके बहुत सारे सपने होते हैं, हो सकता है कि वो पूरे ना कर पाए हों, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को लेते हैं और सोशल मीडिया पे उन्हें पॉपुलर करने के लिए, लोगों के बीच पॉपुलर करने के लिए अपने बच्चे से बहुत सारा वो काम भी करवाते हैं, जिससे
से बच्चे पॉपुलर हो, कहीं ना कहीं जो फेम है बच्चों को मिलेगा और साथ ही साथ उन्हें भी मिलेगा। कितना घातक सिद्ध हो सकता है ये? ईशा, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। ये वास्तव में जो चल रहा है ना, ये आजकल के छोटे बच्चों को, छोटी उम्र के बच्चों को बड़े बड़े शो में और 2-2, 4-4, 6-6 महीने की उनको ट्रेनिंग दे करके और कहाँ कहाँ बड़े बड़े महानगरों में ले जा करके उनको प्रदर्शित करते हैं। उससे बच्चे का देखा जाए ना, तो अब डॉक्टर साहब तो बैठी हैं यहाँ पे, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका मानसिक विकास और उसकी हाइट भी उतनी नहीं हो पाती है, ग्रोथ, क्योंकि उसको जितना खेलने का अवसर मिलना चाहिए जी। और उसको क्रिएटिविटी का कोई एक ही दिशा में उसको अगर डाल दिया, मसलन डांस की तरफ डाल दिया, नाटक की तरफ डाल दिया, तो बच्चे की अन्य प्रतिभाओं का और पढ़ाई से भी उसका थोड़ा सा विमुख हो जाता है, दूर हो जाता है। इस तरह की बच्चों से ये जो उसकी बताने के लिए कि देखो बच्चा कितना बड़ा काम कर रहा है, इससे देखिए होता कुछ नहीं है। अभी बच्चे का जो काम है वो अपना पढ़ाई करे और अपनी जो भी उसकी प्रतिभा है, मान लो डांस की है, ड्राइंग की है, पेंटिंग की है, जो भी है, उसका प्रदर्शन कहाँ करे? वो अपनी शाला में करे। शाला का मंच उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी, और बड़ी बड़ी जगह ले जा करके, और बल्कि उससे कई जगह तो अर्निंग भी बच्चों को हो जाती है। तो वो एक बुरा शौक है और बुरी लत है ये। और मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है कि जो शुरू दरमियान में बड़े बड़े शो में आए हैं वो, और उसके बाद में आज भोपाल में भी ऐसे बच्चे हैं जो अब वो बिल्कुल डल हो गए हैं, बिल्कुल, यानी उस विधा में। तो ये घातक ही सिद्ध होती है वास्तव में। जी बिल्कुल, नेचुरल जो विकास है वो प्रभावित होता है। जी डॉक्टर मधु, बच्चों में भी, वैसे तो बड़ों में हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ से संबंधित, अगर इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, अब इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा प्रेशर है बच्चे पे, और अगर वो सफल हो रहा है तो ठीक है, लेकिन असफलता अगर उसे मिल रही है, ऐसे में वो डिप्रेस हो जाता है और बहुत ज़्यादा टेंशन उसमें आ जाती है। तो क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ब्रेन को पहुँचते हैं इसके, और उस बच्चे के व्यक्तित्व में देखने को मिलते हैं? बिल्कुल होता है। बच्चे को साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत मिलते हैं। बच्चा अकेला रहना पसंद करने लगता है, बच्चा सोशल नहीं रहता, बच्चा बाहर जाने से घबराने लगता है, बच्चा अपने दोस्तों से कटने लगता है, घर में भी वो अपने मन की कोई बात नहीं कहता, और ये टेंडेंसी डिप्रेशन के आगे भी पहुंच सकती है यदि उस समय अपन ने ध्यान नहीं दिया या पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं तो। जी, तो क्या कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? बच्चे में ऐसा क्या कुछ बदलाव है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए? जो बच्चा बिल्कुल अकेला रहने लग जाए, कमरा बंद करके रहे, किसी से बात ना करे, किसी से फ़ोन भी यदि किसी का आए तो बिल्कुल 1-2 सेंटेंस में बात करके रख दे, या मदर फादर से भी कुछ डिस्कशन ना करे, जो बना हो वो खा ले, किसी चीज़ में नखरे ना करे, कोई चीज़ की जिद ना करे, जो बच्चों का मूल स्वभाव है। वो यदि बच्चा कुछ नहीं करता है तो ये अलार्मिंग साइन है पेरेंट्स के लिए। जी, तो उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, जिससे समय रहते जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके। अब बच्चों की समस्याओं पर हम बात कर रहे हैं, ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि जो ऐसे बच्चे जिनसे काम करवाया जाता है, कहीं ना कहीं नशे का भी उपयोग किया जाता है, बच्चे को भ्रमित करने के लिए, भटकाने के लिए लत उन्हें कोई और लगाता है और भुगतना उस बच्चे को पड़ता है। तो कितनी गंभीर समस्या है ये? बहुत गंभीर समस्या है आजकल बच्चों को। जो मैंने तो देखा है, और बच्चों को जब पुलिस या चाइल्ड लाइन लेके आती थी तो मैं देखता था, उनकी जब जेब तलाश करते थे ना, तो किसी में वो सफ़ेद क्या आता है, वो जैसे अपन सुलोचन, सुलोचन, और पंचर जोड़ने का वो, और पेट्रोल के छोटे छोटे से पाउच जरा से उनको सूंघते बच्चे थे। और दूसरा, इनके एडिक्ट हो जाते हैं बच्चे फिर, और कुछ बच्चे तो उसी में दिन भर भीख मांगने भी चले जाते हैं, यानी ऊपर शाम को फिर वो क्राइम की तरफ, ऐसे बच्चे फिर क्राइम की तरफ जाते हैं। वो परिवार के लिए, समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। इसके अलावा आजकल अपन देख रहे हैं वो कौन कौन से पाउच चले हैं, वो अलग अलग नाम के, वो बच्चे दवाए रहते हैं, उससे उनके डॉक्टर साहब जानते हैं दांत बिल्कुल खराब हो रहे हैं। तो ये ड्रग एडिक्ट बच्चे बन रहे हैं, इसके तरफ पेरेंट्स को भी और
सबको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, ये तो ये वाला ड्रग का एडिक्शन हो गया, लेकिन अगर हम बात करें मोबाइल एडिक्शन की डॉक्टर मधु, क्योंकि पेरेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा, जो परिवार के लोग हैं वो बिज़ी रहते हैं, और अगर बच्चा कुछ मांग रहा है या फिर उसको कोई चाहिए खेलने के लिए, तो ऐसे में उसे मोबाइल दे दिया जाता है और कोई उस पर वीडियो चला दी जाती है, जिससे जो बच्चा है वो एंगेज्ड रहे। तो ये कुछ टाइम का जो है बच्चे को एंगेज रखने वाली चीज़, क्या प्रभाव पड़ता है उसके विकास में शारीरिक और मानसिक तौर पर? देखिए, मोबाइल के सकारात्मक भी रिजल्ट्स हैं और नकारात्मक भी है। ज़्यादा अपन देखें तो नेगेटिव रिजल्ट्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा। जी। पॉजिटिव तो बहुत कम है। पॉजिटिव रिजल्ट्स अपने को कोरोना में देखने को मिले। हाँ। जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे जी। तो बच्चे मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासेस करते थे। बस वही हैबिट जो हो गई है बच्चों की, वो कंटिन्यू ज़्यादा हो गई है। जी। पर जो आप कह रहे हो कि बच्चों को मोबाइल दे करके खाना खिलाना, ये हैबिट्स तो बिल्कुल मतलब ये है कि पेरेंट्स को यदि टाइम नहीं है तो वो पेरेंट्स इस तरह करते हैं। मेरे ख्याल से समझदार यदि पेरेंट होगा तो वो इस तरह नहीं करेगा। नहीं करेगा। जी। और बच्चों के लिए तो मोबाइल का एक टाइम लिमिटेशन होना चाहिए कि हाफ एन आवर मैक्सिमम है, वो भी पेरेंट्स के गाइडेंस में वो मोबाइल को देखें। जी। मोबाइल का इफेक्ट तो ब्रेन पर तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। बच्चा मोबाइल को ही सब कुछ समझने लगता है। मोबाइल उसके लिए कम्युनिकेशन टूल के जैसे यूज़ होने लगता है। जी। वो उससे जो चाहता है वो करता है, उससे बात कर सकता है, उसमें जो चाहे वो देख सकता है। सारी चीज़ों में बच्चा पूरा का पूरा मतलब गेम खेलना, जी। दिन भर सब एक कुछ है अलग ही उसमें। दुनिया से Maximum कनेक्ट हो जाता है रियल वर्ल्ड को उनकी छोड़ खुद की के। सोचने समझने की पावर तो बिल्कुल नील हो जाती है। हम्म। वो जो मोबाइल ने जो सिखाया पढ़ाया बस वहीं बस पर वही होता है। सेंटर्ड हो गया बच्चा। जी बिल्कुल, तो जो टेक्नोलॉजी है उसका हमें फ़ायदा तो उठाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर हमें लगाम लगानी पड़ेगी कि टाइम कितना वॉच टाइम पीरियड है बच्चे का। तो जो पेरेंट्स हैं, सोल्यूशन ऐसे हम बीच का निकाल सकते हैं जिससे जो मानसिक विकास है बच्चे का वो भी अच्छे से हो और साथ ही साथ उससे पूरी सहूलियत भी मिलती रहे। अब महेश सक्सेना जी, कोई ऐसा बच्चा है जो कि अपराध करते हुए पकड़ाया गया है या फिर रेस्क्यू किया गया है कहीं से, तो ऐसे में उसे कहाँ लेके जाया जाता है, क्या कुछ प्रोसीजर होता है, कहाँ संपर्क करते हैं? पहली बात तो ईशा ये है कि ये नहीं माना जाता कि बच्चे ने अपराध किया है। तो परिभाषा है ना जी। उसको ये माना जाता है कि कानून से कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, कानून से उसकी भिड़ंत हुई है, कन्फ्लिक्ट हुआ है कुछ, यानी है ना। ही इज नॉट कमिटेड, ही और शी नॉट कमिटेड एनी, मैंने कोई उसने लीगल उसने नहीं तोड़ा है जी। लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट होगा। और वो उसके कई कारण होते हैं कि कई बार उसको पता ही नहीं रहता, मोबाइल पे किसी को धमकी दे दी, और ऐसा आया था प्रकरण देखने में, किसी को धमकी दे दी, अब वो उन्हें रिपोर्ट कर दी जाकर पुलिस ने, अब वो समझा कि उसने किसी दूसरे के मोबाइल से बात की थी, तो वो पकड़ा गया, वो लड़का पकड़ा गया, तुम्हारे मोबाइल से फ़ोन आया था ये। तो ये कन्फ्लिक्ट बिल्ला होता है। कभी लोग लालच में बच्चे से अपराध करवा देते हैं, जा 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 वो टंकी उठा ला जाके चुपचाप जा करके, और ला के मुझे दे दे, गैस की टंकी या कोई भी। अब वो गया और ने 10 रुपए के लालच में ले ली। तो इस तरह से ज़्यादातर क्राइम जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ जो देखा मेरे अनुभव में इतने वर्षों तक आया, वो यही आया कि बच्चा स्वतः नहीं करता है। स्वतः ये करेगा, बहुत सुबह धक्का मुक्की कर लेगा, मुक्काबाजी कर लेगा, जी। ऐसा कोई काम नहीं करता है उठपटांग। ये करवाया जाता है या ना समझी में उससे कभी कभी हो जाता है। जी। तो ऐसे बच्चों को लिए जब कोई ऐसा उनका वो होता है, तो पुलिस विभाग में एक बाल कल्याण अधिकारी हर थाने में होता है, कंपलसरी है ये। जी। और उसको अगर जाके बताया जाए ना, तो फिर वो, या चाइल्ड लाइन का भी ये काम है, जी। तो फिर वो ऐसे बच्चों को, उनके लिए एक यहाँ पर अलग होता है। बच्चे दो प्रकार के रखे जाते हैं। एक वो बच्चे रखे जाते हैं जो कहीं भाग गए या और किसी शोषण का शिकार हो गए। जी। दूसरे वो बच्चे जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ हो गए, उन बच्चों के लिए रखने के लिए एक अलग संप्रेषण गृह यहाँ पर है। जी। वहाँ पर उनको रखा बिल्कुल। जाता है, और उनको फिर उनको कोई सज़ा नहीं दी जाती है वहाँ, उनको मोटिवेट करा जाता है कि आगे ऐसा काम जी। नहीं करें। सब तरीके अलग होते हैं, बच्चे हाँ। को कैसे संभालना जी, है, उसे जी, कैसे जी। सुधारना है, इसके लिए। हाँ। साथ ही साथ दर्शकों, आज के विषय से संबंधित अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस यानी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, इससे संबंधित कोई प्रश्न है, या फिर बच्चों में होने वाली जो आम समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उससे संबंधित अगर कोई सवाल है तो उसे आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान हमारे फ़ोन नंबर्स
आपको दिखाए जाते रहेंगे, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर मधु, हम बात करें अगर छोटे बच्चों की, तो ऐसे में दाने निकल आना, जिसके अलग अलग नाम है, लोकल लैंग्वेज में अलग बोला जाता है, तो आम तौर पर कब निकलते हैं और ऐसे में क्या घरेलू उपचार से ये ठीक हो जाते हैं या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो जैसे ही बाहर के एनवायरनमेंट के संपर्क में आता है तो बाहर का एटमॉस्फेयर बच्चे के लिए एक एलर्जन ही है इनिशियली। जी। उससे छोटे छोटे दाने आते हैं, मदर्स उसमें भी परेशान हो जाती हैं कि बच्चे को रैशेज हो गई, ये हो गया। वो रैशेज बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं रहते हैं, वो नॉर्मली टाइम के साथ अपने चले जाते हैं। जी। यदि वो रैशेज, उन रैशेज में कुछ इन्फेक्शन हो जाए, सुपर एडेड कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके लिए वरी करना ज़रूरी है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाएं। जी। जैसे जैसे फिर बच्चा बड़ा हुआ तो जो रैशेज कॉमनली देखे जाते हैं, खसरे की रैश है, चिकन पॉक्स की रैश है, उनके लिए ट्रीटमेंट घर में नहीं होता, उसके लिए डॉक्टर को डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना ही है। जी, कई बार घर में लेप बना लिए जाते हैं, उन्हें लगा दिया जाता है कि आराम नहीं, मिलेगा, वो तो इतना एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या फिर सीधे नहीं, डॉक्टर से बिल्कुल संपर्क नहीं करना करना है? चाहिए। वो एक्चुअली पैथोलॉजिकल जो रैशेज होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, उसके लिए डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जी, बिल्कुल। वैक्सीनेशन, इसमें वैक्सीनेशन का रोल बहुत है। जैसे आपने वैक्सीन, यदि 9 मंथ पर मीजल्स का वैक्सीन लगना है जी। और वैक्सीनेशन नहीं कराया, डिले किया, बच्चा किसी के कांटेक्ट में आया तो उसे मीजल्स डेफिनेटली हो जाएगा। चिकन पॉक्स का वैक्सीन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, पर प्राइवेट में चिकन पॉक्स का एक वैक्सीन आता है। रैशेस तो बहुत तरह की होती हैं जी। पर हाइजीन मेंटेन अच्छे से करके रखें, वैक्सीन अच्छे से लगवाएं, टाइमली वैक्सीनेशन कराएं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कांटेक्ट में वो चीज़ें हैं तो उससे थोड़ा सा बच्चे को दूर रखें। जी। हाइजीन अच्छे से रखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से अपन बच सकते हैं। बिल्कुल। तो स्कैबीज एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे यदि बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं तो उनको स्कैबीज हो जाती है, वो भी एक दूसरे से फैलती है। इन बीमारियों के लिए डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जी, महेश सक्सेना जी, हम बाल साहित्य की भी बात कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ज़रिया होते हैं जिनके थ्रू मैसेजेस बच्चों तक पहुंचाया जाता है, जिनसे वो सही निर्णय लेने की क्षमता जो है उनमें डेवलप हो सके। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल ये थोड़ी कम होती जा रही है, बच्चे कम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लिखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बच्चों में बहुत प्रतिभा होती है और राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी होती है उनमें, और बच्चों को मैं तो मानता हूँ वो जन्मजात बॉर्न कवि भी होते हैं, वो लेखक भी होते हैं वो। कभी आप उनको किसी टॉपिक पे या किसी विषय पे बोल दो तो तुरंत अच्छे से अच्छा बच्चा बोलने लगता है। जी। तुकबंदी करने को तो वो भी करने लगता है, गाने लगता है बहुत अच्छा। और अब इसको डेवलप करने के लिए अपने परिवार की, हर बार परिवार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर हमको ये दिख रहा है कि बच्चा ये गा अच्छा रहा है, जी। मतलब अगर कोई प्रेयर भी बहुत अच्छी गा रहा है तो पता चल जाता है कि बच्चे में गाने का टैलेंट है। जी। तो मदर फादर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उसको किसी संगीत के शिक्षक से सिखा दे। किसी को अगर लिखने की अगर अच्छी वो है, कहानी मनगढ़ंत कहानी बना लेता है, कविता की टूटी फूटी वो बना लेता है, जी। तो हमारे आस पास पड़ोस में कोई ना कोई ऐसे कवि महोदय, लेखक महोदय, टीचर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं। स्पेशली टीचर्स का बहुत रोल है। जी। हाँ, टीचर्स का बहुत तो रोल टीचर का वो उनके पास जा करके दिखा दे कि देखिए हमारे बच्चे ने ये लिखा है, वो जी। उसको करेक्ट कर देंगे। इसमें समाज की भूमिका कैसे आ जाती है? क्योंकि कई बार कुछ लोग मजाक उड़ा देते हैं तो बच्चा जो कुछ आगे एक्सप्रेस कर रहा होता है वो वहाँ पे रुक जाता है। बच्चे का मजाक ही तो नहीं उड़ाना चाहिए। बच्चा अगर अशुद्ध लिख करके भी, टूटी फूटी भाषा में भी लिख करके लाया है और कुछ भी लाया है तो उसको एकदम प्रोत्साहित करो, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा लिखा तुमने। एनकरेज और करें। पेरेंट्स भी एनकरेज करो, जिनको दिखा रहे हैं उनको मेरे पास भी आ जाते हैं कभी कभी बच्चे ऐसे, मैं उनसे नहीं कहता क्या लिखा तुमने ये, मैं उसको अप्रिशिएट करके फिर उसमें जहाँ जहाँ मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर दिया और गाइड कर दिया कि बढ़ती नहीं की कहीं अगर जी। अमूमन गलती बरतनी की बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, तो बिल्कुल। बोलने में भी शुद्ध नहीं बोलते हैं और लिखने में भी करते हैं, लेकिन सिखाते सिखाते रहने से
सीख जाते हैं बिल्कुल बच्चे। सीख जाते हैं। डॉक्टर मधु, जैसा कि हमने बात किया था कि मौसम बदल रहा है, ऐसे में ठंड के समय बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों की बात करें तो ऐसे में अगर उनकी नाक बंद हो गई है, उन्हें ज़ुकाम हो गया है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बोल पाते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। पेरेंट्स और ज़्यादा घबरा जाते हैं इस चीज़ में। तो किस प्रकार से एक छोटे बच्चे का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है उनके लिए हर मौसम नया होता है। हम्म, जो न्यूबॉर्न है उसके लिए हर मौसम नया पहली पहली बार उसे मिलेगा। जी तो ठंड के मौसम की बात करें अपन तो क्लोथिंग पे मेन स्ट्रेस देना चाहिए। जी अंदर कॉटन के 1-2 लेयर में कपड़े हों, उसके ऊपर वूलन्स हों। पैर और सिर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। टोपा और मोजा जी ये बहुत ज़रूरी पहनाना चाहिए। कहीं भी बाहर जाते हैं तो ब्लैंकेट में लपेट के ले जाएं। बच्चे की मालिश यदि घर में करते हैं तो मालिश बंद कमरे में, थोड़ा यदि बहुत ठंड है तो हीटर जला लें जी और मालिश करें। जी अ, कुछ लोग अगर एक्स्ट्रा कर देते हैं, मतलब ठीक है टोपा पहना के रखा जाए लेकिन बहुत ज़्यादा ही हाँ, कपड़े वो बच्चे एक्स्ट्रा को भी नहीं लगा करना है एक्स्ट्रा भी नहीं करना है, मतलब जी। जितना ऐसा लगे कि बच्चा कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं कि बच्चा अंदर से पूरा गीला हुआ जा रहा है पसीने से, ऐसा भी नहीं करना है। और बिल्कुल बाकी जो सर्दी खांसी वाले बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके बैक्टीरिया उनके फैमिलियर नहीं रहते हैं, तो वो अवॉइड करें, खुद से अवॉइड करें। या फिर मदर को थोड़ा सेल्फिश बन के कहना पड़ेगा कि भाई आपको सर्दी खांसी है, जी बच्चे से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। बिल्कुल हालांकि आपने डिफिकल्ट है ये, पर अब जी बच्चे आपने को बताया कि मास्क का यूज़ हम कर मास्क का सकते यूज़ हैं, कर तो सकते हैं। बिल्कुल कुछ प्रिकॉशन मेजर्स हैं जो वैक्सीनेशन, कि फिर हम अपना सकते वैक्सीनेशन हैं। आया, वैक्सीनेशन टाइम पर करवाएं जी तो कम से कम वो जो बीमारियां प्रिवेंटेबल हैं उनको अपन रोक सकते हैं। जी सक्सेना जी, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि कुछ जो पेरेंट्स हैं या फिर अलग लोग हैं जो कि बच्चा एडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ गाइडलाइंस हैं क्या? सिर्फ ऐसे ही आम आस-पास मतलब एक दूसरे की सहमति हो गई तो ऐसे बच्चा एडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर कानूनन तौर पर क्या कुछ नहीं, चीज़ें हैं? एक दूसरे की सहमति से तो कभी लेना भी नहीं चाहिए बच्चे को, क्योंकि एडॉप्शन के बाद बच्चे को जो अधिकार मिलता है ना, वो आम ऐसे ले लिए ना उससे नहीं मिल पाता है। बाकायदा लिखा पढ़ी से जो प्रॉपर्टी का अधिकार है या बहुत सारे अधिकार पर सारे, जब उस घर का सदस्य बेटा या बेटी बन जाता है वो, जी तो उसको बहुत सारे अधिकार भी मिल जाते हैं। जी अब कोई बच्चा अगर कोई उसके गाइडलाइन है और उसके लिए यहाँ जैसे भोपाल में भी मातृ छाया है, वो एजेंसी है यहाँ पर, है ना, अरे राइल्स पर है, जी तो वहाँ अब तो बहुत कठोर नियम हो गए और बहुत आसान भी हो गए, दोनों बातें हैं। उसमें जो भी लोग बच्चे को लेना चाहते हैं, बेटा बेटी जिसको भी लेना चाहते हैं, वहाँ उनको जाके रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और वहाँ उसका एक फॉर्म है, उसकी गाइडलाइन को पढ़ करके कौन लोग ले सकते हैं, उम्र का भी उसमें एक वो है, तो उसके अनुसार वो पिताजी की उम्र कितनी है, जो अडॉप्ट कर रही है माँ उसकी उम्र कितनी है, वो 90 साल से दोनों का टोटल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, उनको देख करके बच्चा अडॉप्ट किया जा सकता है। जी और हाँ। अडॉप्ट करने के बाद में उस बच्चे को उतना ही लाड़ प्यार देना चाहिए, क्योंकि हम जब देते थे बच्चों को अडॉप्शन के लिए तो उसको बाद में भी कई महीनों तक उसका तलाशते रहते थे कि वो बच्चे को वहाँ कैसे रखा जा रहा है, जी इल बिहेव तो पूरी नहीं कर रहा, मॉनिटरिंग की जाती पूरा है। वो किया जाता है। बिल्कुल तो डॉक्टर हाँ, अडॉप्शन अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो जो कानून है, जो हाँ, गाइडलाइंस है उसे फॉलो उसको करना follow चाहिए। करना उसके बाद आप जो बच्चा कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, उस कर बच्चे सकता को भी एक नया घर मिलेगा, अच्छा परिवार अरे, मिलेगा। नया घर माता पिता मिलते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर मधु, आमतौर पर जो बच्चे होते हैं उनकी शिकायत होती है पेट में दर्द दे रहा है, तो ऐसे में पेरेंट्स को लगता है कि कीड़े हो गए होंगे और उनको जो दवाई पता होती है वो दे देते हैं। तो ये सेल्फ मेडिकेशन होना चाहिए या फिर अगर पेट दर्द भी दे रहा है तो ऐसे में भी डॉक्टर को ही कंसल्ट करना है? देखिए, पेट दर्द जो होते हैं बच्चों में, यदि स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं उनमें यदि पेट दर्द है तो ज़्यादा तो उनमें से कुछ बहाने वाले होते हैं। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चा अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ से कहीं रेस्ट्रिक्ट कर रहा है क्या। यदि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी को रोक रहा है और फिर पेट दर्द की कंप्लेंट कर रहा है जी तो डेफिनेटली वहाँ पर पेट दर्द है। और यदि बच्चा कह रहा है पेट दर्द है, स्कूल जाने का टाइम है, बस खड़ी है बाहर और बच्चा उसके बाद बस जाने के बाद बच्चा खेलने लगा घर में, जी तो डेफिनेटली ये पेरेंट्स को जज करना पड़ेगा। जहाँ तक
गैशियस, यदि गैस की वजह से पेट में दर्द है या कुछ बाहर का कुछ खाया बच्चे ने उसकी वजह से पेट दर्द है, तो अपन होम रेमेडीज से काम कर सकते हैं। बिल्कुल। एवरी 6 मंथली गवर्नमेंट की तरफ से एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती है डीवॉर्मिंग करने के लिए, क्योंकि बच्चे इतनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, इंस्पाइट के अपन इतना समझाते हैं उसके बाद भी बच्चे उतना मेंटेन नहीं कर पाते हैं जी। तो डीवॉर्मिंग समय समय पे कराते रहें। और डेफिनेटली यदि बच्चा रिपीटेडली बोल रहा है पेट दर्द, ये सारी चीज़ों को जी। आपने रूल आउट कर लिया है कि बच्चा एक्ट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जी महेश सक्सेना जी, अगर हम दिव्यांगों की बात करें जो बच्चे होते हैं, तो क्या कुछ अलग से उन्हें अधिकार प्राप्त हैं, क्या कुछ उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं? हाँ, उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं कि कई जगह तो शेल्टर होम भी है उनके लिए, भोपाल में भी है। SOS बालग्राम जो है जी। वो यहाँ दो SOS बालग्राम है। एक उन बच्चों के लिए जो नॉर्मल है, जी। तो और जो दिव्यांग हैं उनके लिए SOS बालग्राम दूसरा है खजूरी कला में। तो और भी जगह इंदौर में भी है, कई जगह हैं जहाँ ऐसे शेल्टर होम है, रिहेबिलिटेशन सेंटर। हाँ रिहेबिलिटेशन, जहाँ उनको बच्चों को रखा जाता है, उनका महंगे से महंगा इलाज किया जाता है, उनको पढ़ाया भी जाता है, जी। उनको खेल भी, जॉब ओरिएंटेड, हाँ जॉब ओरिएंटेड भी है उनको जी। इस तरह का, स्किल डेवलपमेंट भी उनका ताकि वो करवाया जाता है। अपने पैरों पर कुछ खड़े हो सकें। खड़े जी। होकर के कुछ अपना जी वो कर डॉक्टर सकते हैं। मधु, हम बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें माता के स्वास्थ्य के बारे में और उसका प्रभाव कैसे पड़ता है बाल स्वास्थ्य पर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। डेफिनेटली बच्चा और माँ तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वस्थ माँ होगी तभी स्वस्थ बच्चा होगा। माँ को पूरे 9 महीने जब भी गर्भधारण, मुझे तो लगता है कि जब से एक मेल और फीमेल बच्चे में यदि अपन ऐसा डिफ्रेंसिएशन ना करें, पर फीमेल पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि उनकी डाइट थोड़ी सी कम रहती है लड़कों की अपेक्षा। तो बच्चे जैसे ही प्यूबर्टल एज ग्रुप में आए तभी से अपने को उसके पोषण पर ध्यान देना शुरू करना जी, चाहिए। जी। और स्पेशली जब मदर बनने वाली है तब तो हमें और ज़्यादा ध्यान देना है। मदर अच्छे से डाइट लेगी तो स्वस्थ बच्चा होगा, और स्वस्थ बच्चा होगा जी। तो मदर स्वस्थ रहेगी। बिल्कुल, एक जैसा दूसरे से रिलेटेड हैं दोनों चीज़ें। जी। ब्रेस्ट फीड अच्छे से कराएगी तो बच्चा, यदि जी, तो पोषण बिल्कुल अच्छा एक है दूसरे से ही संबंधित है। अगर माता स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ बच्चा रहेगा और स्वस्थ है। उसके आगे का जीवन भी अच्छे से ही बीतेगा। आज विश्व बाल दिवस है, ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित और वैसे भी जितने बच्चे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी। अच्छे से खेलो कूदो पढ़ो और एंजॉय करो लाइफ को। जी, और साथ ही साथ माता पिता किन बातों का ध्यान रखें, उन्हें क्या संदेश देना माता चाहेंगी आप? पिता को बच्चों को टाइम देना चाहिए, मोबाइल में न लगाएं बच्चों को टाइम दें। जैसे हमारे पेरेंट्स थे तो हमें वीकेंड्स पे गार्डन ले जाते थे, जब भी उन्हें टाइम मिलता था। हमारा तो बचपन पूरा स्टोरी बुक्स पढ़ के, मॉरल वाली स्टोरी बुक्स पढ़ करके बीता। बच्चों को मोबाइल से थोड़ा सा दूर रखें। खाने पर तो मदर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, पर मेरे ख्याल से इतना प्रेशराइज करना भी बच्चे को ज़रूरत नहीं है। उसके मन से खाने दीजिए, जो उसका टेस्ट होगा उसके हिसाब से बच्चा खाएगा तो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेगा। बच्चे को, एक मोटा बच्चा आप एक कोने में बैठा हुआ देखेंगे और एक दुबला पतला बच्चा बहुत एक्टिव है, बहुत एनर्जेटिक है। दोनों में से एनर्जेटिक बच्चा डेफिनेटली हेल्दी है। तो मदर्स को वेट पर और इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए जी। और ना एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करें बिल्कुल, कि ये बच्चा तो ऐसा करता है, उस एज का बच्चा, हमारा बच्चा ऐसा नहीं करता। हर बच्चा अपने आप में अलग है। अपने भी 2 बच्चे यदि हैं तो वो भी अपने आप में अलग दोनों हैं। को समान ही हमें अधिकार तो हम देते ही हैं, प्यार भी देना चाहिए और उसी हिसाब से हमें रखना चाहिए। महेश सक्सेना जी, आपसे भी हम संदेश लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। मैं तो ये कहूँगा कि भाई जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, खेलो कूदो। आज बच्चों का बचपन एक तरह से आउटडोर गेम्स तो खत्म ही हो चुके हैं। आउटडोर खत्म ही हो गए जी। और घरों में भी आंगन खत्म हो गए। तो इंडोर गेम भी अब ये नहीं हो पाता है कि आंगन में चिया पत्ती खेल रहे हैं या कोई पहले छुपन छुपाई खेलते थे घर में अपने, जी हाँ। वो भी गायब है। तो बच्चों को खेलने का अवसर खूब देना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, बच्चों को भाषाई संस्कार अच्छा दें, भाषा की शुद्ध लिखें, शुद्ध बोलें
और बिल्कुल। अच्छी अच्छी छोटी छोटी कहानियाँ। और मैं हमेशा पेरेंट्स से बोलता हूँ जी जी अपने कि experiences। महापुरुषों का बचपन बताओ आप। बिल्कुल, तो है ना? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों में के। बच्चे के। श्री महेश सक्सेना जी और साथ ही साथ डॉक्टर मधु जैन जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आप दोनों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों, डॉक्टर ईशा राज तिवारी और हेलो डीडी की टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।